पी ब्लॉक में 17वें वर्ग से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, अंतर हेलोजन यौगिक किसे कहते हैं। तो 17वें वर्ग के जो तत्व होते हैं, 17वें वर्ग के तत्व जिनको हम लोग कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये एलिमेंट ऐसे होते हैं कि इनकी ऋण विद्युतताओं में पर्याप्त अंतर होता है। इस वजह से ये तत्व अपने ही वर्ग के अन्य तत्व के साथ में यौगिक का निर्माण करते हैं। इन यौगिकों को अंतर हेलोजन यौगिक कहा जाता है, या जिसको हम दूसरी तरह से इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि दो विभिन्न हेलोजनों से जुड़ने से बने यौगिक जो रहते हैं वो अंतर हेलोजन यौगिक कहलाते हैं। इनको प्रदर्शित करने का एक तरीका ये होता है कि एक्स डैश एन के रूप से इसको दर्शा सकते हैं, क्योंकि यह हेलोजन इसी हेलोजन परिवार के दूसरे तत्व के साथ में यौगिक बना लेता है। तो इसको हम लोग हेलोजन को सामान्य तौर पर एक्स से दर्शाते हैं। तो इस तरह से एक्स डैश और एन मतलब वहां पर हेलोजन की संख्या रहती है, तो उसके आधार पर इसको दर्शाते हैं। इसमें जो एक्स लिख रहे हैं ये एक्स नीचे वाला एलिमेंट होता है, इसका परमाणु क्रमांक अधिक होता है। अगर इसकी तुलना इस फ्लोरीन की तुलना यदि क्लोरीन से की जाए तो ये क्लोरीन होगा, क्लोरीन की तुलना ब्रोमीन से की जाए तो ये ब्रोमीन होगा। ये सिंगल एक्स वाला, एक्स डैश वाला नहीं। अगर ब्रोमीन की तुलना आयोडीन से की जाए तो ये आयोडीन होगा। ये आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन सभी से यौगिक बना सकता है, क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता जो रहती है वह सबसे कम रहती है। तो इसके अंदर दर्शाने का तरीका होता है एक्स डैश एन। अब ये जो नीचे पीछे वाला जो एक्स डैश रहता है वह एक्स डैश इसकी संगत ऊपर वाला एलिमेंट रहता है, नीचे वाले की संगत ऊपर वाला एलिमेंट रहता है, जिसका परमाणु क्रमांक जो रहता है वह कम रहता है। और इसकी ऋण विद्युतता जो रहती है, ऋणात्मकता जिसको हम लोग कह रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता, तो वह जो रहती है वह अधिक रहती है। ऋण विद्युतता इसकी अधिक रहती है, इसकी ऋण विद्युतता जो रहती है कम रहती है। इसलिए कंपेयर्ड ये एक दूसरे की तुलना में ये प्लस का कार्य करता है और ये माइनस का कार्य करता है। तो इस तरह से जब ये यौगिक बनता है तो इस यौगिक का जब हम लोग नाम लिखते हैं तो नाम लिखते समय एक्स वाले का जो नाम लिखा होता है वह नाम लिखना अपने को सामान्य तौर पर होता है, और एक्स डैश वाले का जो नाम लिखना होता है उसके लिए हम लोगों को आइड प्रत्यय लगाना होता है। एक सिंपल उदाहरण है, जैसे हम लोग NaCl के लिए देखें तो Na का नाम हम लोग सोडियम बोलते हैं और Cl का नाम हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। उसी तरह से इसका नाम लिखते हैं। जैसे एक उदाहरण अपनों ने लिखा है ब्रोमीन क्लोराइड, क्योंकि ब्रोमीन नीचे वाला एलिमेंट है और क्लोरीन जो क्लोराइड है इसके ऊपर वाला एलिमेंट होता है। तो अब हम लोग ब्रोमीन को प्लस मानेंगे और क्लोरीन को माइनस मानेंगे, तो इसका नाम होगा ब्रोमीन क्लोराइड, न कि क्लोराइड ब्रोमीन, क्योंकि क्लोरीन जो है वह ऋण विद्युतीय रहेगा इसमें, क्योंकि दो एलिमेंट जिनसे मिलकर ये बना है उसमें से ब्रोमीन जो है वह नीचे वाला है, या यूँ कह सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक अधिक है और इसका परमाणु क्रमांक जो है वह कम है, तो कम वाला ऋण विद्युतीय का कार्य करेगा। दूसरे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे अगर हम लोग आयोडीन के रेस्पेक्ट में लेवे, आयोडीन का अगर अपनों ने एफ के साथ में भी बना रखा है तो इसको हम लोग आयोडीन फ्लोराइड पढ़ेंगे, न कि फ्लोरीन आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन परमाणु क्रमांक अधिक है, ये प्लस वाला कार्य करेगा और माइनस वाला कार्य करेगा फ्लोरीन। ठीक है, इस तरह से ये अपने संकरण के आधार पर, अपने बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के संख्या के आधार पर इस प्रकार से यौगिक बना सकते हैं। एक जिसमें ये एक संख्या में जुड़े, दो जिसके अंदर ये 3 संख्या में जुड़े, 3 जिसके अंदर ये 5 संख्या में जुड़े और 4 जिसके अंदर ये 7 संख्या में जुड़ सकते हैं। उस आधार पर यौगिकों का निर्माण करते हैं। अब जब ये एक संख्या में जुड़ेगा तो इसके अंदर संकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो sp3 संकरण रहता है। किस प्रकार से संकरण रहता है मैं इसको आगे की साइड पे पढ़ी रहे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस प्रकार का संकरण है और इसकी आकृति रेखीय है। इसके अंदर sp3d संकरण है, टी शेप भी बनाता है जिसको k शेप भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये अगर sp3d2 होता है तो यहाँ पर वर्ग पिरामिडी आकृति का निर्माण करता है, और sp3d3 जो है उसके अंदर पंचकोणीय द्विपिरामिडी का आकृति बनाता है। किस प्रकार से बनती है ये हम लोग आगे की साइड पढ़ते हैं। उदाहरण किस प्रकार के बनते हैं, यदि 1 वाला, इसको कुछ बुक्स के अंदर यूँ भी लिखा रहता है AB1, AB2, सॉरी AB3, AB5, ये अपनों ने XX जो लिखा उसकी जगह पर AB के रूप में भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ अलग बुक्स के अंदर इस प्रकार से भी हो सकता है, ये भी मिल सकता है आपको, लेकिन हेलोजन को सामान्य तौर पर X से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम लोग उसको XX डैश के रूप में शो करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह अगर ये यौगिक का निर्माण कर, जैसे आयोडीन को अपनों ने लिया, आयोडीन के रेस्पेक्ट में ब्रोमीन, आयोडीन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन, आयोडीन के रेस्पेक्ट में फ्लोरीन। अब इसमें एक और बात है कि जिसकी ऋण विद्युतता में अंतर ज़्यादा रहता है वह ज़्यादा स्थायी होता है। अगर आपको कहा जाए इन तीनों में से कौन ज़्यादा स्थायी है तो ये वाला ज़्यादा स्थायी है। कारण
ये है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय और आयोडीन जो है उसकी तुलना में ये तो प्लस का कार्य करेगा। अगर हम लोग इसको क्लोरीन से कंपेयर करें तो फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन की ऋण विद्युतता कम होती है और ब्रोमीन की सबसे कम होती है इन तीनों में। तो यहाँ पर फ्लोरीन वाला ज़्यादा स्थायी रहेगा। तो फ्लोराइड इसीलिए इसके ज़्यादा बन रहे हैं, हर जगह पर अगर हम लोग देखेंगे तो इसके फ्लोराइड बन रहे हैं, क्योंकि फ्लोराइड जो है वह उच्च ऋण विद्युतीय एलिमेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं। अगर हम लोग ब्रोमीन के केस में देखेंगे तो ब्रोमीन दो ही प्रकार के बना पाएगा, एक तो क्लोराइड बना पाएगा और एक फ्लोराइड बना पाएगा, क्योंकि ब्रोमीन खुद ब्रोमीन के साथ तो बनाएगा नहीं, उसको तो Br2 बोल देंगे फिर हम लोग। अगर क्लोरीन की बात करें तो फ्लोराइड ही बना पाएगा। इस प्रकार से एक अगर जुड़ता है तो उसकी वजह से ये यौगिक बन रहा है। अगर तीन जुड़ते हैं तो यहाँ पर फ्लोराइड ज़्यादा स्थायी रहते हैं, फिर भी आयोडाइड जो है वो एक ट्राइक्लोराइड का निर्माण जरूर कर लेता है। यहाँ पर हम लोग फ्लोराइड के रूप में ही पेंटा फ्लोराइड के रूप में आयोडाइड ब्रोमीन आयोडीन ब्रोमीन और क्लोरीन कंपाउंड बनाता है, और आयोडीन जो रहता है हेप्टा 7 के रूप में फ्लोराइड का निर्माण कर लेता है, हेप्टा फ्लोराइड जिसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये अंतर हेलोजन यौगिक होते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि इनकी ऋण विद्युतताओं में अंतर कितना है। जितना ज़्यादा अंतर रहेगा उतना ज़्यादा उसका स्थायित्व का मान बढ़ता है। अब हम इसकी आकृति देख लेते हैं कि जब वो 1 टाइम्स जुड़ रहा है, जब 3 टाइम जुड़ रहा है, तो जब ये पेंटा टाइम जुड़ रहा है और हेप्टा टाइम जुड़ रहा है, तो किस तरह से संकरण हो रहा है, किस तरह से आकृतियाँ बन रही है। संकरण इस अंतर हेलोजन यौगिकों के अंदर हम लोग देख रहे हैं। तो X-1 जो वाली स्थिति रहती है उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी लास्ट टाइम पर भी अपने देखे थे। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। क्लोरीन का फ्लोराइड है, तो क्लोरीन जो रहता है उसका परमाणु क्रमांक 17 रहता है। उसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं। आउटर सेल को हम लोग अगर कक्षीय रूप में लिखते हैं तो इस तरह से इसके अंदर S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये आपस में संकरण करके sp3 संकरण करता है। sp3 संकरण से सामान्य तौर पर हम लोग देख लेते हैं आकृति जो रहती है वो चतुष्फल की बनती है, लेकिन यहाँ पर एक कक्षक जो रहता है वह खाली रहता है, मतलब अर्धपूरित रहता है, जहाँ पर फ्लोरीन जो रहता है अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो फ्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन देता है तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन वाला जो एक कक्षक है इसके साथ में फ्लोरीन अपना कंपाउंड बना लेता है। तो इस तरह से हम फ्लोरीन के कक्षक को बना देते हैं। यहाँ पर ये फ्लोरीन अपना, क्योंकि p ऑर्बिटल जो रहता है वह द्विडंबलाकार होता है, तो यहाँ पर अपने इसको फ्लोरीन के इसको बनाया। तो कहने का मतलब है कि क्लोरीन के साथ में एक फ्लोरीन जो रहता है वो इस तरह से जुड़ जाता है। ये तो क्लोरीन हो गया और एक यहाँ पर ये फ्लोरीन। बाकी 3 कक्षक जो है वो इसके अंदर ऐसे हैं जहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जिनको कह रहे हैं। इनकी वजह से आकृति पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा। आकृति तो इन परमाणुओं के बीच में ही बन रही है। इस वजह से ये आकृति जो मानी जाती है, ये जो आकृति बनती है यहाँ पर, ये आकृति रेखीय आकृति कहलाती है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि X-1 जो रहता है 1 वाले अगर हेलोजन जुड़ा रहता है तो वहाँ पर संकरण तो sp3 होता है, लेकिन आकृति जो रहती है वह रेखीय आकृति बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है ये। इसके अंदर जो प्रश्न बनता है उसका कारण भी यही रहता है कि ये इस तरह की आकृति का निर्माण क्यों करता है, जबकि इसके अंदर sp3 संकरण होता है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि 3 अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म जरूर है, लेकिन आकृति जो बन रही है वो फ्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बन रही है, जो सीधी है, रेखीय है। यदि X-3 के रूप में कंपाउंड बन रहा है, अंतर हेलोजन यौगिक बनता है, तो उसके अंदर किस प्रकार से संकरण होता है, बहुत सारे इसके भी उदाहरण हम लोगों ने पहले देख रखे। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं ClF3। तो इसके अंदर क्लोरीन जो रहता है वह उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने लिखा है, आउटर सेल में लिखा है 3s2 3p5 3d0। 3s के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसके अंदर 5 के अंदर 5 भर दिए, p के अंदर 5 भर दिए और d0 है। जब ये उत्तेजित अवस्था में फ्लोरीन के प्रभाव में जब ये उत्तेजित अवस्था ग्रहण करता है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके यहाँ पर डी उपकोष में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। और जब इसके अंदर संकरण देखते हैं हम लोग, तो अब यहाँ पर 3 खाली कक्षक चाहिए 3 फ्लोरीन के लिए, अर्धपूरित कक्षक। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो 3 फ्लोरीन यहाँ पर इसके साथ जुड़ेंगे, लेकिन संकरण किस प्रकार से करेगा, sp3 और d। तो यहाँ पर sp3 डी संकरण होता है, और sp3 डी संकरण जब बनता है तो हम लोग सामान्य तौर पर देखते हैं तो उसकी आकृति वर्ग समतलीय द्विपिरामिडीय बनती है। यहाँ के जो कक्षक रहते हैं अरेंज इसी प्रकार से होते हैं, लेकिन इसके 3 जो फ्लोरीन रहते हैं वो 3 फ्लोरीन इस प्रकार से इसके साथ में अटैच रहते हैं कि टी शेप बनाते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो ये टी शेप का फॉर्मेशन करते हैं। क्लोरीन के साथ में तीनों फ्लोरीन टी शेप बनाते हैं, और इधर की साइड पर अनाबंधी कक्षक जो रहते हैं वो इस तरह से सिचुएट हो जाते हैं। तो ये
अगर ये 3 को जोड़ता है तो इस प्रकार से ये बनता है, और टी शेप या के शेप भी इसको पढ़ा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि अगर ट्राई हेलाइड कभी भी बनता है हेलोजन के अंतर हेलोजन यौगिकों में, ट्राई हेलाइड कोई सा भी उदाहरण लग जाए यहाँ पर, जैसे कि आयोडीन के साथ में कभी फ्लोरीन को लिख दिया या क्लोराइड को लिख दिया, तब भी अपने को ध्यान रखना है कि ट्राई हेलाइड की स्थिति में अगर बन रहा है तो वो टी शेप या के शेप होता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और इस तरह से अगर संकरण के रूप में पूछा जाता है तो इस तरह से हम लोग उसको सोल्व करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि X-5 के रूप में किस प्रकार से संकरण करता है और किस प्रकार से आकृति बनती है। तो हम लोग आयोडीन के साइड में पेंटाफ्लोराइड बना रहे हैं, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड इसको पढ़ा जाता है। इसके आउटर सेल के अंदर आयोडीन का परमाणु क्रमांक 53 होता है। इसके आउटर सेल के अंदर 5s2 5p5 एंड 5d0 इसका ये कक्षक के विन्यास रहता है। इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं ये 5 के लिए है, ये p के लिए है और ये d के लिए। तो जब उत्तेजित अवस्था आती है तो 5 फ्लोरीन के लिए ये 5 खाली कक्षक एक अयुग्मित इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करवा देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से डी उपकोष के अंदर रिमूव करवा देता है। तो इलेक्ट्रॉन की रिमूव हो जाने से यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है। इधर की साइड पर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाते हैं। तो डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से अब संकरण जो रहता है इसके अंदर sp3d2 होता है, क्योंकि यहाँ पर 5 कक्षक चाहिए 5 फ्लोरीन के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर इस संकरण के बाद में हम लोग सामान्य तौर पर देखते हैं कि अष्टबल की आकृति का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर 5 फ्लोरीन जो रहते हैं वो इस तरह से जुड़ते हैं, और एक जो रहता है वह कक्षक जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है वह इसी प्रकार से रहता है। आकृति इसके अगर हम लोग आकृति देखें तो उस आकृति का नाम होता है वर्ग पिरामिडीय संरचना। वर्ग पिरामिडीय इसको पढ़ा जाता है, क्योंकि ये नीचे की साइड पर ये वर्ग बन रहा है 4 फ्लोरीन के साथ में, और ऊपर की साइड पर एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो ये इस तरह से एक पिरामिड का निर्माण करेगा। तो ये पिरामिड बन रहा है, लेकिन ये पिरामिड वर्ग के रूप में बन रहा है, स्क्वायर प्लेनर के रूप में बन रहा है, स्क्वायर के रूप में बन रहा है, त्रिकोणीय पिरामिड ये नहीं है। तो इस तरह से ये एक पिरामिड का निर्माण करेगा। एक पीछे की साइड पर फलक बनेगा उसका, और एक फलक ये जो रहेगा ये सामने की साइड पर बनेगा। तो ये वर्ग पिरामिडीय आकृति इसको पढ़ी जाती है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं X7 के रूप में, कि अगर 7 हेलोजन जुड़ रहे हैं अगर एक हेलाइड के एक हेलोजन के ऊपर, तो उसका उदाहरण है IF7। पहले भी हमने इसके बारे में देखा था। आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 53 होता है, और इसका आउटर सेल को जब हम लोग देखते हैं तो 5s2 5p5 एंड 5d0 ये इसका आउटर सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 5वां कोष आ जाता है यहाँ पर, तो हम लोग 5 लिखेंगे। तो इसके आउटर सेल के अंदर ये यहाँ पर 2 s के हैं, ये 5 के हैं, 5s2 5p5 एंड 5d0। जब फ्लोरीन के संपर्क में आने पर फ्लोरीन उच्च ऋण विद्युतीय एलिमेंट होने की वजह से ये क्या करता है, इसके आउटर सेल में से यहाँ का जो युग्मित जो इलेक्ट्रॉन होता है उनको बाहर क्यों निकलवा लेता है, यहाँ इससे भी निकलवा लेता है और एस से भी निकलवा लेता है। अब इसकी वजह से यहाँ पर इसके आउटर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ से 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से इस कक्षक के अंदर 3 पहुँच जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ जो संकरण रहेगा वो रहेगा ये पी के तीनों कक्षक sp3 एंड डी के भी 3 जो कक्षक रहेंगे वो यहाँ पर संकरण में भाग ले लेंगे, इसलिए संकरण को कहेंगे अपन sp3d संकरण। ये संकरण स्पेशल संकरण होता है, तो sp3d संकरण sp3d संकरण जिसको बोलते हैं अपन। और इसके अंदर आकृति जो बनती है वो बनती है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ये 5 जो रहते हैं फ्लोरीन वो तो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं और 2 पिरामिड का निर्माण करते हैं, एक ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। जैसे कि अगर हम लोग ऊपर वाला पिरामिड बनाते हैं तो इस तरह का एक पिरामिड बन जाएगा ऊपर की साइड। ये यहाँ से लेकर इस फ्लोरीन से इसका अटैचमेंट रहेगा, यहाँ से इस फ्लोरीन का इसका अटैचमेंट रहेगा और इस फ्लोरीन का अटैचमेंट यहाँ से रहेगा। तो ये पंचभुजीय एक पिरामिड ऊपर की साइड पर बन चुका है। सेम टू सेम एक पिरामिड जो रहेगा वह नीचे की साइड पर इस फ्लोरीन के साथ में ये बनाएंगे, ये दूसरे वाले परमाणु जो रहेंगे वो बनाएंगे। तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय इसको आकृति हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि हेलोजन जो रहते हैं, अंतर हेलोजन जो कंपाउंड रहते हैं वो किस प्रकार से संकरण करते हैं और किस प्रकार की उनके अंदर आकृतियाँ बनती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, इसकी अच्छे से तैयारी हम लोग करेंगे। अब हम देखते हैं कि अंतर हेलोजन यौगिक जो रहते हैं उनके अंदर संकरण निकालने की सामान्य ट्रिक क्या रहती है।
तो इसकी सामान्य ट्रिक ये रहती है कि हम लोग एक इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे और उसके साथ में जुड़े हुए हेलोजन तत्वों की संख्या को जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे, जिससे हमें एक संख्या मिलेगी। उस संख्या के आधार पर हम लोग संकरण के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर 1 जुड़ा हुआ है, x-1 जुड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हर हेलोजन का आउटर शेल के अंदर, बाहरी कोश के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NH2NP5 के रूप में अपन लिखा है। तो 7 प्लस एक ही अगर हेलोजन जुड़ रहा है तो हमने 1 जोड़ दिया, तो इसकी वजह से यहाँ पर 8 हो जाएंगे। 8 में 2 का भाग लगा देंगे हम लोग, तो 4 संख्या अपने को मिलेगी, जिससे संकरण अपने को पता चल जाएगा कि sp3 है। ये फास्ट तरीका रहता है अपने पास में संकरण ज्ञात करने के लिए, एक ट्रिक है अपनी। तो x डैश अगर 3 क्वांटिटी में है तो अब ये नियम क्या बोलेगा, अब यहाँ पर अपने पास में वो हो जाएगा 7, क्योंकि आउटर सेल के अंदर हर हेलोजन के अंदर 7 है और 3 हेलोजन यहाँ पर जुड़े हुए डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास में 10 में 2 का भाग लगाए तो 5 आ जाएगा। तो 5 संख्या होने पर यहाँ पर संकरण बनेगा अपने sp3d संकरण। 5 यहाँ पर भाग ले रहे हैं और इसका अपने को ध्यान रखना है कि इसकी वजह से जो शेप बनता है वो शेप यहाँ पर टी शेप बन रहा है, जिसको हम लोग के शेप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक ही संकरण अपने को मिला है। उसी तरह से अगर हम लोग देखें x डैश अगर 5 क्वांटिटी में रहता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर संकरण बनेगा 7 + 5 डिवाइड बाई 2, तो वो संख्या अपने को मिलेगी 12 डिवाइड बाई 2 = 6। तो 6 जो संकरण रहेगा वो अपने को डिवाइड करेगा sp3d2। sp3d2 की वजह से यहाँ पर जो आकृति बन रही है वह आकृति बन रही है इसके अंदर वर्ग पिरामिडीय आकृति, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ग पिरामिडीय आकृति यहाँ पर बनती है, तो ये बन जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें नेक्स्ट x-7, तो x-7 से अगर यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो 7 + 7 डिवाइड बाई 2, इससे अपने को यहाँ पर मिलेगा 14 डिवाइड बाई 2, तो इससे अपने को मिलेगी संख्या 7। और 7 अगर संख्या मिल रही है तो उसकी वजह से जो आकृति बन रही है, संकरण हो रहा है यहाँ पर sp3d3, और संकरण से जो आकृति बन रही है जिसका नाम अपनों ने दिया है पंचभुजीय द्विपिरामिडीय द्विपिरामिडीय आकृति, जिसको अपनों ने बोला है। तो इस तरह से ये शेप आकृति संकरण निकालने का एक ट्रिक है, इसको भी अपने को ध्यान लगाना।